छापर की तरफ बढ़ो, एक एक कोना छान मारो। साहब कुछ पता चला साहब? अभी नहीं गोपी, पता चलेगा तो मैसेज आ जाएगा अंदर से। साहब सब कुछ तो बताइए। अभी बताया ना गोपी को, अब तुझे अलग से बताना पड़ेगा नवीन। पता चलेगा तो दोनों को पता चल जाएगा। सुबह से लगे हुए हैं, जंगल भी छोटा नहीं है, ऊपर से जंगली जानवर भी कम नहीं है। सर उन दोनों औरतों में से किसी का भी पता नहीं चला अभी तक। गांव में पता लगाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी टीम जंगल में ढूंढ रही है और दोनों औरतें अपने घर वापस लौट गई हैं? नो सर, सर गांव में कांस्टेबल तैनात हैं अपने, कोई लौटा नहीं है अभी तक। सर एक औरत का पति और एक औरत का बेटा रात भर से जंगल में ही बैठे हुए हैं। सैनी मैं भी निकल रहा हूँ जंगल के लिए, लगता है हमें अपनी सर्च को और फैलाना होगा। सर एक औरत का पति है और एक औरत का बेटा है जंगल के बाहर, और दोनों को ही नहीं पता कि दोनों औरतें जंगल के किस हिस्से में लकड़ियां चुनने जाती थी। जंगली जानवर तो सारे जंगल में फैले हैं सैनी, और ये दोनों औरतें पूरी रात जंगल में रही। ने देखा था वो बेडरूम में रेस्ट करी थी। नहीं बनाएगी मतलब क्या चंदा? क्योंकि आज उस चुड़ैल मालती की बारी है। खाना पीना झाड़ू पोछा सब वही करेगी आज। हाँ तो मालती है कहाँ? अब कम उसकी नौकरानी है जो ये पता रखे कि मेम साहब कहाँ गई है, किसके साथ गई है, क्या कर रही है। मालती लौटी नहीं जंगल से? कहा पूछो उस ललन से कि कहीं लकड़ियाँ बेचते बेचते उस चुड़ैल का दिल तो नहीं आ गया उस पे। ललन भाई मालती आई थी? मालती तो अभी तक नहीं आई गोपी। लेकिन ललन भाई आपको लकड़ी बेच बाच कर हर रोज 5 बजे तक लौट आती है मालती। वही मैं भी सोचूं, 7 बज गया अभी तक आई नहीं। ऐसा क्या खजाना मिलेगा उसको जंगल में? ललन भाई माँ आई थी क्या लकड़ी बेचने? नहीं नवीन, राधा जी तो अब तक नहीं आई। दोपहर की निकली है, आपके यहाँ नहीं आई, घर नहीं लौटी, तो गई कहाँ मेरी माँ? नवीन, न तुम्हारी माँ राधा जी यहाँ आई हैं और गोपी न तुम्हारी लुगाई मालती। सर हमें लगता है कोई जंगली जानवर घसीट के ले गया दोनों को, और ये गोपी और रवि पूरी रात जंगल में ढूंढते रहे कुछ गांव वालों के साथ। मालती! माँ! माँ! मालती! मालती! माँ! ओ राधा मौसी! मालती! 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 माँ! राधा मौसी! मालती! सर टीम किधर गई है? छापर की तरफ सब। साहब साहब साहब! मालिक रुकिए, मालिक मालिक। सांप के पीछे दौड़ने से दोनों मिल जाएंगे क्या? तलाश जारी है, थोड़ा सब्र रखो। चलो पीछे हटो, चलो पीछे। सर नांगदेव इलाके को पूरा कवर कर लिया, कुछ नहीं मिला। अब छापर की साइड देख रहे हैं। गोपी और नवीन का कहना है कि मालती और राधा शायद छापर इलाके में लकड़ियां चुनने जाती थी। घर वाले और गांव वालों का कहना है कि ये दोनों औरतें कल दोपहर को लगभग 3 बजे आई थी और उसके बाद से घर वापस नहीं लौटी हैं। सर सर लात मिली वहाँ पे। फोटोग्राफर और फॉरेंसिक को भी हमारे ओके सर। पूर्वी एम्बुलेंस बुलाओ, मैं फोरेंसिक और फोटोग्राफर को बुलाता हूँ। साहब क्या बात हो रही है साहब? साहब कुछ तो बता दो साहब। बताइए ना साहब। एक लाश मिली है, अभी बाहर लेकर आएंगे तब देख लेना। सर एक और लाश मिली है। ये देखिए सर लाश। लगता है गला घोटा गया। दोनों साथ ही जंगल आया करती थी और साथ ही मारी गई। सैनी ये किसी जंगली जानवर का अटैक नहीं, बल्कि किसी इंसान का अटैक, जो किसी जंगली जानवर से भी बदतर है। सर एक और लाश।
सब तीनों लाशों के आसपास से किसी का भी मोबाइल नहीं मिला। साहब मेरी पत्नी मालती और राधा बहन सालों से एक साथ लकड़ी चुनने जाती थी। लल्लन भाई के यहाँ लकड़ी बेचकर 5 बजे तक घर लौट आती थी। कितने बजे निकलती थी तुम्हारी पत्नी घर से? 3 बजे साहब। कल भी माँ रोज की तरह 3 बजे ही निकली थी घर से। खाना वाना खा के थोड़ा सुस्ता ही, उसके बाद रोज मालती के साथ ही जंगल में जाती थी? जी साहब, माँ कहती थी दोनों जंगल के बाहर ही मिलती थी, फिर साथ में लकड़ी चुनती और लल्लन भाई के यहाँ साथ में बेचती। साहब मैं तो ठीक ठाक कमा लेता हूँ। कई अर्सों से माँ का बोल रहा था कि 7 साल से लकड़ियाँ चुन रही हो, अब तो बंद कर दो। कहती थी मुझे मेरी कमाई पसंद है। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं पहचानते साहब। नहीं साहब, कभी नहीं। मालती ने कभी किसी आदमी का जिक्र नहीं किया। कैसा हो सकता है ऐसे? लल्लन इसे पहचानता है और तुम नहीं। ये आदमी तुम्हारी माँ और गोपी की पत्नी मालती के साथ जंगल में लकड़ियां उठाने जाता था, और तुम और गोपी दोनों ये कह रहे हो कि तुम इसे नहीं पहचानते। चलता हूँ। ओ ललन भाई, अब तो हमारी लकड़ियों का भाव बढ़ा दो। जब सामने से हमको 4 पैसा मिलेगा तभी तो हम 2 पैसा दे पाएंगे ना। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। पर हमरी नाव ज्यादा झुकी है लल्लन। राधा जी, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। कहाँ? यही राधा बहन और मालती के साथ आता था, उनकी बोरियां उठा के और रखता था और चला जाता था। रखता था, चला जाता था। उन लोगों में कोई बातचीत नहीं होती थी? साहब 2 शब्द बात होती थी उससे, कहता था चलता हूँ, और मालिक फिर अगले दिन हाजिर हो जाता था इनकी बोरियां उठा के। वो उसे लकड़ियाँ उठाने के पैसे देती थी क्या? हमारे सामने तो नहीं दिया कभी। तो तुमने कभी पूछा नहीं कौन है, क्या नाम है? अरे साहब, हमको लकड़ी से मतलब है, उन लोगों को पैसे से मतलब था। मतलब तुम्हारी कोई बातचीत नहीं होती थी उनसे? जी नहीं साहब, सब मालती को मैं 2 सालों से जानता था, और पूरे गांव को पता है कि वो गोपी की दूसरी बीवी है। पर मजाल है कि मैंने कभी पूछा हो कि वो पहली बीवी चंदा के साथ कैसे एक छत के नीचे रहती है। मालती तुम्हारी दूसरी पत्नी थी? जी साहब। तभी मैं सोचूं तुम दुखी लग रहे थे, डरे हुए लग रहे थे, लेकिन परेशान नहीं। क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो बहुत परेशान रहा हूँ कल शाम से साहब। तभी तो गांव वालों के साथ रात भर जंगल में ढूंढते रहे हम। नवीन भी बहुत परेशान था साहब। हम दोनों वहीं बैठे रहे जब तक आप लोग ढूंढ रहे थे। तुम्हारी पहली पत्नी चंदा क्या काम करती है वो? साहब वो होटल में साफ सफाई में है। कहाँ? रासीन में। तो लल्लन का कहना है कि वो इस अज्ञात आदमी को पिछले 6 महीने से रोज देखता था, लेकिन उसे इसका नाम नहीं मालूम। सर कह तो रहे नहीं पता। वैसे 2-4 लोगों को मैं इलाके में घुमा रहा हूँ, ये पता करने के लिए कि वो आदमी था कौन। सर ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, एक साथ जंगल में भी होते थे। ये ट्रिपल मर्डर शायद कनेक्टेड हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि इन तीनों में से शायद निशाना कोई एक हो, और बाकी 2 सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उस वक्त वो वहां पर मौजूद थे। सर हो सकता है निशाना वो आदमी रहा हो, पर इस वक्त हमारे पास उस पर शक करने जैसी कोई डिटेल नहीं है। या फिर निशाना मालती भी हो सकती थी। ये मालती गोपी की पहली पत्नी चंदा के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी, और दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी सर। पूछिए मत साहब, दोनों बीवियां ऐसे लड़ती है मानो के बिल्लियां हैं। आप शर्मिला जी से पूछ लीजिए। शर्मिला कौन? उनकी पड़ोसन है। 2-2.5 साल पहले गोपी ये दूसरी वाली को ब्याह कर लाया था जिसका मर्डर हुआ, मालती। दोनों पहले से साथ रहने लगे थे? दोनों की मजबूरी थी साहब। दोनों का कोई मायका नहीं है, मेरा मतलब परिवार नहीं है, तो अलग होती भी कैसे? कहाँ जाती? तो कर लिया समझौता, बांट लिया था आदमी को, लेकिन साहब झगड़ों में कोई समझौता नहीं किया था। तो फिर गृहस्थी चलती कैसे थी? इस गोपी ने कुछ कायदे कानून बनाए थे, जैसे एक दिन चंदा खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी और घर के सारे काम करेगी, तो दूसरे दिन मालती। सर अपने 2-4 खबरी उस मोहल्ले में पता लगा रहे हैं कि उन 2 औरतों और उस आदमी के बीच में कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था। हमें इस अज्ञात आदमी की आइडेंटिटी का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सर गोपी की पहली पत्नी चंदा को सबसे पहले इंटरोगेट करते हैं। इस वक्त सबसे मजबूत एंगल उसी का लग रहा है। उसके और मालती के बीच काफी झगड़े होते थे। और सर नवीन की माँ राधा बहुत ही सीधी सादी औरत मालूम पड़ती है। किसी ने उसके बारे में गलत नहीं बोला, वो शायद गलती से मारी गई हो। इन तीनों के बीच रिश्ता क्या था और इस रिश्ते से किसे आपत्ति थी, वो हमें बताएगा कि निशाना कोई एक था, कोई 2 या फिर 3। पुलिस टीम एक ट्रिपल मर्डर, एक अटेम्प्टेड और एक अनजान विक्टिम को लेकर जूझ रही थी। इस कांड का मकसद स्पष्ट नहीं था और स्पष्ट होने में वक्त लगने वाला था,
शुरुआत हुई एक आदमी के साथ जो कुछ जानता था। क्या जानते हो तुम ट्रिपल मर्डर केस के बारे में? हम मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पर सब जो आदमी मारा गया है वो उसको हम जानते हैं। उमेश यादव, करते क्या हो तुम? साहब वो सहारनपुर हाईवे के बाईपास के पास एक होटल बन रहा है, हम वहीं पर काम करते हैं। उस आदमी की जो लाश मिली है उसकी तस्वीरें किसी मोहल्ले में दिखाई थी क्या? नो सर, सर पूछताछ ही चल रही है, वो भी ज़बानी। और सर लाश की तस्वीरें ना हमने टीवी पे दिखाई हैं और ना ही किसी अखबार में। उस लाश की तस्वीरें हमने किसी को नहीं दिखाई। फिर तुझे कैसे पता चला कि जो आदमी मारा गया है उसे तू जानता है? वो जो आदमी मारा गया है वो हमारा दोस्त ओम प्रकाश ही था। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि ओम प्रकाश मारा गया है? उमेश, ये उमेश, क्या हुआ रे गुड्डू? वहाँ जंगल में पुलिस को 3 लाशें मिली हैं। कौन थे वो लोग? गांव की 2 औरतें थी और एक आदमी, और जो आदमी है तुम्हारा दोस्त ओम प्रकाश लगता है। जब आप लोगों को लाशें मिली थी तब गुड्डू वहीं पर था। गुड्डू जो है वो ओम प्रकाश के गांव का ही लड़का है। वो आप लोगों से कहने के लिए डर रहा था तो उसने हमको आकर बता दिया। अरे ओम प्रकाश, हाँ, एक बात पूछें का? ये बताओ कि तुम्हारी फैक्ट्री की शिफ्ट तो 4 बजे खत्म हो जाती है ना? हाँ। तुम काहे नहीं हमारी साइट पे आ जाते हो? 4:30 से 7:30 बजे तक 3 घंटा काम करें और ठेकेदार से घंटा के हिसाब से मजदूरी ले लें। उस मजदूरी से हम कौन सा बंगला बना लेंगे? हाँ, और वैसे भी हमारे लिए 8 घंटे बहुत है फैक्ट्री में दिन के। एक बात बता, वो 2 औरतन के लिए तू जाता है जंगल में वजन उठाने के लिए, हैं? कितना पैसा देती होंगी तुझे? अरे हमारी साइड पर दुगना तिगना मिलेगा। हम एक पैसा नहीं लिया उनसे अब तक। तो क्या तुमका भूत सवार है समाज सेवा का है? अरे वो बात नहीं है यार, हम एक दिन फैक्ट्री से जल्दी निकल गए, सोचा सड़क किनारे बैठ के चाय पी ले। सामने से वो दोनों आ रही थी। अरे अरे क्या हुआ? अरे चोट लगी का? शायद थोड़ी मोच आई है। चलिए चलो उठो, हम पहुंचा देते हैं। चलिए। ओ बांजी, हाँ लाइए अपना लकड़िया भी दे दीजिए, हम उठा लेंगे। अरे नहीं नहीं, रहने दे, हमारी लकड़ियाँ ही हम ही उठाएंगे। अरे तो आज हमें उठाने दीजिए। अरे रहने दे, चल। लाइए लाइए, तनिक आराम भी कीजिए। दीजिए दीजिए। वो दोनों बहुत गरीब है, हमरे जैसी। बेचारी लकड़ियां बेचकर 2-4 पैसा कमा लेती है और हम भी फैक्ट्री से जाने के बाद जंगल में जाके उनकी मदद कर देते हैं और 5 बजे तक तीनों काम समेट कर जंगल से बाहर। ओम प्रकाश भैया, दाल में कुछ काला तो नहीं है ना? अब भैया, किसी जरूरतमंद की मदद करना जमाना काला समझे तो काला सही, वैसे इसमें तुम्हारा दोस्त नहीं, जमाने का है। कौन औरतें हैं, क्या हैं? कुछ नहीं। अच्छा उमेश, दाल में क्या कुछ काला था? पता नहीं साहब, पर पिछले 8 साल से ओम प्रकाश हमारा दोस्त है। जब वो गोरखपुर से आया था ना, तब से हमारे साथ ही रहता है। तुम्हारा ये दोस्त ओम प्रकाश किस फैक्ट्री में काम करता था? साहब वो शक्तिमा इंडस्ट्रियल एस्टेट है ना, हाँ। वहीं पर J&D टेक्सटाइल का यूनिट है। सर, J&D टेक्सटाइल्स में सभी ओम प्रकाश को संत आदमी कहते हैं। अगर ओम प्रकाश संत था तो फिर वो शैतान कौन है जिसने 3-3 लाशें बिछा दी? सर, विक्टिम राधा का बेटा नवीन और उसकी बीवी जानवी, इन दोनों की खूब ग्रिलिंग की, खबरी भी लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक इतना ही पता चला है कि राधा एक सीधी सादी औरत थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी इसकी। इतना ख्याल रखती थी मैं माँ जी का, और पुलिस वाले हमारे पड़ोसन से पूछ रहे थे कि मैं माँ जी से झगड़ती थी। एक तो माँ के जाने का दुख, ऊपर से उल्टे सीधे सवाल। पुलिस वाले पूछा किसी से कि मैं माँ को मरवा सकता हूँ? सोचो, मैं जानता तक नहीं था उस आदमी को। कितनी बार मैंने माँ से कहा था कि लकड़ी वाला काम बंद कर दो, पर नहीं, जिद पकड़ के बैठी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि माँ जी का और मालती का उस ओम प्रकाश के साथ क्या चल रहा था। सर, जितना ओम प्रकाश ने उमेश को बताया
और जितना उमेश ने हमें बताया हमें सिर्फ उतना बताया। उसके आगे इसका राधा और मालती के साथ क्या संबंध था यह भी क्लियर नहीं है। मालती का सर लकड़ी से फोड़ा गया, राधा का गला दबाया गया और ओम प्रकाश पर गोलियां चलाई गई। ये इतनी भयंकर दुश्मनी, इतनी नफरत आई कहां से? सर ये चंदा भी मालती से नफरत करती थी, सौतन थी उसकी। बिना गाली गलौज के खाना हजम हो रहा है तेरा? अभी तो चुपचाप खाना खा रहे हैं। रोज तो उस चुड़ैल के खाने की तारीफ करते रहते थे और हमारे साथ गाली गलौज। कहीं ऐसा तो नहीं तीसरी का बंदोबस्त करके रखा हो तो हम दोनों में से एक को बाहर निकालना था? बकवास ना कर। मुझे तो शक है कि मालती को तूने मरवाया। हमने ही मरवाया उसको। उस आदमी को हमने ही उसके पीछे लगवाया था उस पर नजर रखने के लिए, और फिर मरवा दिया राधा जी को और उस आदमी को भी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ताने घिस रही है कि सच बोल रही है? आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे हम आपका सच्चाई का काला चिट्टा खोल रहे हो। तीन वर्दी के पुलिस वाले दीवारों पे कान लगाए खड़े हैं, उठा ले जाएंगे हमको और भरता बना देंगे दोनों का। क्या चंदा 3-3 मर्डर करवा सकती है? सर उठवा के थोड़ी गर्मी दिखाते हैं। वैसे भी फॉरेंसिक ने क्लियर कर दिया कि इस अटैक में 3 लोग शामिल थे। हो सकता है चंदा ने किसी को सुपारी दी हो या फिर खुद 2 लोगों के साथ मिलकर ये काम किया। सनी, कल सुबह सबसे पहले चंदा को लेकर आओ। कितनी भड़ास थी, कितनी जलन थी, कल नापते हैं। सौतन थी हमरी वो, भाग गई थी गोपी को तो उठा लाया। दुश्मन थी हमरी वो। कितनी दुश्मनी थी, किस हद तक गई? हम भगवान से रोज प्रार्थना करते थे कि वो हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन दुनिया से नहीं। तेरी प्रार्थना तो कबूल हो गई नहीं, या कबूल करवाई गई? हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम किसी को मरवा सके। और वैसे भी साहब, हमारी दुश्मनी मालती से थी, बाकी 2 को तुम जानते तक नहीं, तो उनको मरवा के हमको कौन सा सुकून मिल जाता? रास्ते का पत्थर हटाते वक्त आसपास के कंकड़ों का ख्याल कौन रखता है? कि राधा, ओम प्रकाश, ये तो आसपास के कंकड़ थे जिन्हें तेरे भेजे तीनों हत्यारों ने यूं ही मार डाला। कौन थे? किराए के, रिश्तेदार या दोस्त? कैसी बातें करते हैं आप साहब? हम कैसे किसी को किराए पे लेकर आएंगे? लोग हमें किराए पे ले जाते हैं अपने काम के लिए। हमारा पति मजदूर है और हम होटल में साफ सफाई का काम करते हैं साहब। 2 वक्त की रोटी ठीक से कमा नहीं पाते, 3-3 गुंडों को पैसा कहाँ से देंगे? दोस्त और रिश्तेदार ये तो बिना पैसे के ही काम कर देते हैं। हाँ साहब, लेकिन दोस्ती और रिश्तेदारी इतनी गहरी होनी भी तो चाहिए ना। हम अनाथ है बचपन से, 11 साल से अपने आप को संभाल रहे हैं। और वो मालती को तो सिर्फ हम जुबान से काटते थे साहब, मारने वारने का कभी नहीं सोचा उसको। ये चंदा काफी ढीठ है। इसके और गोपी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं दिखा रहा है सर। तीनों विक्टिम्स के फोन रिकॉर्ड्स? कुछ नहीं सर, बस एक ही बात कॉमन है। क्या? इन दोनों की लास्ट सेल फोन लोकेशन सहारनपुर हाईवे के पास है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तीन कातिल, 3 विक्टिम। इन तीनों को भला किसी ने क्यों मारा होगा? 2 लकड़ियां चुनने वाली गांव की गरीब औरतें और एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करने वाला आदमी, वो भी सन टाइप का। सर कहीं ऐसा तो नहीं असली टारगेट ये ओम प्रकाश था और ये दोनों औरतें कोलैटरल डैमेज? उमेश यादव? सैनी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उमेश यादव कोई कहानी बना रहा है? उमेश की कड़ी क्वेश्चनिंग और क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, उसकी सारी डिटेल्स खोद निकाली गई, लेकिन उसके खिलाफ शक करने जैसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो फिर इस हत्याकांड का मकसद क्या था? वो एक सिंगल सुराग क्या था जो इस भयंकर ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दे सकता था? सर, शक्तिमान इंडस्ट्रियल एस्टेट में कम से कम 100 लोगों से पूछताछ की, सुपारी लेने वालों से भी पूछा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सैनिक, कब तक हम ये सिर्फ पूछताछ ही करते रहेंगे? मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस है। सर, तमंचा आसपास के एरिया में कौन यूज करता है आप देख सकते हैं। और वैसे भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में 500,000 रुपए में तमंचा चलाने वालों की कमी नहीं है। ओम प्रकाश को 6 गोलियों वाले तमंचे से मारा गया? जी सर, तमंचे से, कट्टे से नहीं। तमंचा से नहीं, पूरा तमंचा बाजार खंगार डालो, सारे के सारे हिस्ट्री शीटर्स को उठा लो। 6 गोलियों वाले तमंचे का इस्तेमाल हुआ है। कोई ना कोई होगा जो इस तमंचे के बारे में जानता होगा। सर, लेकिन लोकली मेड तमंचे का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। जानता हूं सैनी, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर भी पूछ पूछ कर, सूंघ कर किसी भी हालत में हमें इस तमंचे तक पहुंचना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
नीचे देखो टेबल पे। बढ़िया है। कुंवारा है कि खून चका चुका है? क्या है? तुमको क्या करना है? हम एक खास तमंचा ढूंढ रहे हैं। घास के बोरे में सुई खोज रहे हो? ये हाईवे यहाँ से रोज हजारों ट्रक निकलते हैं और लगभग सब ट्रक ड्राइवर के पास ही तमंचा होता है। काहे? बताए, जब सहारनपुर से माल लाद के देहरादून जाते हैं और जब देहरादून से माल लाद के सहारनपुर आते हैं तब हाईवे पे लुटेरे धावा बोल देते हैं उनसे बचने के लिए, और कभी कभी ये चल भी जाता है। सर, जिस जंगल में कांड हुआ वो सहारनपुर और देहरादून के बीच में पड़ता है। हजारों ट्रक अप डाउन करते हैं। तो हम भी हजारों आदमी लगा देंगे अली, तू उसकी चिंता मत कर। तो बस ये पता लगा कि ओम प्रकाश पर तमंचा किसने चलाया और साथ में 2 गरीब औरतों को मार डाला। सर, लॉजिक से जाए तो पहले JND टेक्सटाइल्स पे धावा बोलना चाहिए। ये ओम प्रकाश वहाँ जॉब करता था, हो सकता है किसी ट्रक वाले से पंगा लिया हो। JND टेक्सटाइल को रेड करो। शक पहले तीनों विक्टिम्स के करीबी लोगों पर था, फिर इन्वेस्टिगेशन का फोकस शिफ्ट हुआ व्यक्तिगत दुश्मनी पर, और आखिरकार किसी अज्ञात हमले का एंगल भी इन्वेस्टिगेट किया गया। अब सारी तहकीकात एक तमंचे पर टिकी थी। किसने ये तमंचा फायर किया था और वो कौन 3 लोग थे जिन्होंने ये 3 कत्ल किए थे और क्यों? हेलो, क्या मैं सब इंस्पेक्टर सैनी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ, बोल रहा हूँ। जी, मेरा नाम अंकित पुरी है। मैं शक्तिमा इंडस्ट्रियल एस्टेट से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। देखिए सर, मैं यहाँ शरद पाइप यूनिट में वेयर हाउस मैनेजर हूँ। आपके इन्फॉर्मर ने मुझसे कांटेक्ट किया था। कहिए, क्या कहना है आपको? वो आपके इन्फॉर्मर ने कहा कि हमारे ट्रक ड्राइवर में से जिन जिन के पास में गन है, तमंचा है। आपको पता है कि इनके पास है? देखिए सर, इस ट्रिपल मर्डर और तमंचे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो जो पता है वो बताइए। दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन उस दिन 26 तारीख को हमारे वेयर हाउस से पिकअप था 5 बजे, लेकिन वो पिकअप लेट हुआ। 5 की जगह 6:30 बजे निकला और ट्रक सहारनपुर से आई थी। कितने बजे? कितने बजे हैं? ट्रैफिक लग गई थी ना साहब, वो बाहर का तो पूरा रोड जाम पड़ा है। 4 घंटे तो हम खुद अटके पड़े। साहब, हम लोग सुबह 11 बजे सहारनपुर से निकले। साहब, हमें भी तो रात को चलाना पड़ेगा ना गाड़ी, खतरा सर पे उठा के। मैंने पार्टी को ज़बान दी है कि सुबह 5 बजे हमारा माल उसके वेयर हाउस में होगा, और होगा मतलब होगा। सर, कादर सैयद ट्रक ड्राइवर है, मोहसिन अंसारी उसका पार्टनर ड्राइवर है, और जहीर सिद्दीकी क्लीनर था उस ट्रक का। हाँ, पर आप इन तीनों की बात क्यों कर रहे हो? सर, उन तीनों ने कहा कि वो लेट हुए थे। हाँ तो? सर, मेरे सुपरवाइजर नितिन ने मुझे एक बात बताई। सर, ये तीनों एक नंबर के झूठे हैं। क्यों? सर, आज जब मैं छापर फैक्ट्री गया था दोपहर में। हाँ, क्या हुआ? तो सर, मैं जंगल रोड से लौट रहा था। उस समय तकरीबन 3 बज रहे थे दोपहर के। तब मैंने देखा इनकी ट्रक वहाँ जंगल के पास रुकी हुई थी। मुझे इन सभी ट्रकों के नंबर याद हो गए, तो ये ट्रक देखकर मैंने फौरन पहचान लिया। फिर मैंने सोचा छापर रोड पर ट्रक थी जंगल के पास, और वहाँ से ज़्यादा 45 मिनट लगने चाहिए थे। उस समय 3 बज रहे थे, तो 4 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए था। 6:30 बजे तक क्या कर रहे थे? इनके बॉस गिरीश से शिकायत करनी पड़ेगी इनकी। सर, मेरा नाम मत लीजिएगा, पर ये तीनों इस वक्त भी पिए हुए हैं। वो आ रही है ज़बरदस्त। ये तीनों कादर, मोहसिन और जहीर अभी भी तुम्हारा माल ट्रांसपोर्ट करते हैं? नो सर, उनके बॉस गिरीश ने दूसरे ड्राइवर भेज रखे हैं। क्यों? आपने शिकायत की थी क्या? नहीं सर, मैंने शिकायत तो की नहीं, लेकिन 26 तारीख की डिलीवरी के बाद दोबारा वो लोग यहाँ माल उठाने के लिए नहीं है। अच्छा किया जो आपने इन्फॉर्मेशन दी। मुझे इन तीनों के नंबर्स और इनके बॉस गिरीश का नंबर तुरंत चाहिए। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से 3 आदमी थे और इस वक्त हमारे पास ये 3 संदिग्ध हैं, कादर सैयद, मोहसिन अंसारी और जहीर सिद्दीकी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तगड़े बन रहे हैं सर। जंगल के पास ट्रक, शराब का नशा, झूठ बोलना और लेट होना। फ़ोन नहीं करते, डायरेक्ट उठा लेते हैं। सैनी, तुम एक काम करो, ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक गिरीश को फ़ोन लगाओ और उससे कहो कि तीनों को वहीं बुला ले। कादर सैयद, मोहसिन अंसारी और जहीर सिद्दीकी। गिरीश,
ये तीनों इस वक्त किस सेक्टर में ट्रक चला रहे हैं? जी हाँ सर, ये पहले देहरादून सहारनपुर रूट कर रहे थे, पर अब मैंने उन्हें बद्दी हिमाचल साइड में लगा दिया है। पर बात क्या है सर? 26 जून के बाद इनका सेक्टर चेंज किया था? जी। क्यों? सर इन तीनों ने शिकायत की थी कि सहारनपुर देहरादून रूट पे जो रास्ते में जंगल पड़ता है वहाँ लुटेरे हमला कर देते हैं। इन्हें डर लगता है तो ये वहाँ नहीं चलाना चाहते। इस वक्त कहाँ मिलेंगे ये तीनों? सहारनपुर में ही है। पर बात क्या है सर? इन तीनों को तुरंत फ़ोन करके अपने ऑफिस बुलाओ। मैं 12:30 बजे तक वहाँ पहुँच रहा हूँ। और इनसे कुछ मत कहना कि मेरी तुमसे क्या बात है, और मुझसे पूछना मत कि मैं क्यों कह रहा हूँ। बस जितना कह रहा हूँ उतना करता जाओ। डिलीवरी कहाँ करनी है गिरीश भाई? बताता हूँ। PSI सैनी। गिरीश भाई ये क्या हो रहा है गिरीश भाई? दरअसल जो कांड होना था वो हो चुका है। कैसा कांड साहब? 26 जून को शाम 3-4 बजे के आसपास छापर गांव के पास वाले जंगल में तुम लोग क्या कर रहे थे? हैदर, 26 जून की शाम को 3 से 4 के आसपास तेरा ट्रक किसी ट्रैफिक में नहीं फंसा था, बल्कि छापर गांव के पास वाले जंगल से लगकर पार था। सबूत है इसके हमारे पास। तुम तीनों के फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तुम तीनों वहां पर थे। अब तुम तीनों मुझे यह बताओ कि तुम लोग वहां पर क्यों थे? इन तीनों की किसी ने तस्वीरें दी थी तुम्हें और बताया था कि ये तीनों उस वक्त वहां पर मिलेंगे, खत्म कर दो? क्या फिर ये सब एक इत्तेफाक था कि उस वक्त तुम लोग वहां पर थे और बस एक लम्हे में ये सब हो गया? देखो, इस वक्त मुझे सिर्फ सच सुनना है, पूरा सच, और वो भी बहुत जल्दी। या तो तुम तीनों मुझे ऐसे ही सच बता दो, नहीं तो अतड़ियों में हाथ डाल के सच निकलूंगा। कादर, मोहसिन और जहीर तीनों हक्का बक्का रह गए कि आखिरकार पुलिस उन तक पहुंची कैसे। इन तीनों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकेगा किसी दिन। ठीक उसी तरह जैसे इन तीनों ने सोचा नहीं था कि 26 जून की उस शाम को जंगल में क्या होने जा रहा था। अरे आ जाओ भाई लोग, बहुत भूख लगी है। हो जाए 2-2 घूंट। अरे हो जाए, इसमें पूछने वाली क्या बात है? उस्ताद जी 2-2 गुट हो गए, अब 2-2 निवाले भी हो जाए। 5 बजे तक पहुंचना भी तो है वेयर हाउस। बस रोज का काम है मेरा, माल उठाओ, माल पहुंचाओ। मसाला मशीन हो गया है। हम आंखें मूंद के भी पहुंचा दूं ना तो भी माल पहुंच जाता है जहाँ पहुंचाना होता है। राधा बहन, मालती बहन, हम पहुंच गए। अरे हाँ हाँ बैठो भी, अब तक हमारी लकड़ी इकट्ठा नहीं हुई है। ठीक है, बैठे वहां पे।
जहीर, हसीन, देख जंगल में मंगल हो जाए तो घूट। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? तुम लोगों ने एक औरत का करना चाहा, नहीं हुआ तो उसे मार डाला। एक दूसरी औरत ने तुम्हें देख लिया तो तुमने उसे भी मार डाला। उसके बाद एक आदमी ने और देखा तो तुमने उस आदमी को गोलियों से भून डाला। कादर, मोहसिन और जहीर, इन तीनों की मालती से कोई जान पहचान नहीं थी। बस वो उसे अपनी नशीली हवस का शिकार बनाने की कोशिश में थे। ना वो राधा को जानते थे और ना उनका ओम प्रकाश से कोई ताल्लुक था। कादर, मोहसिन और जहीर ने इन तीनों विक्टिम्स के मोबाइल फोन ले लिए थे और सहारनपुर हाईवे के पास एक नदी में फेंक दिए थे। मालती और राधा के घर वाले और ओम प्रकाश का दोस्त उमेश, इन तीनों में से किसी के पास शब्द नहीं थे अपने शौक और शोक को बयां करने के लिए। जब उन्हें पता चला कि दरअसल तीनों के तीनों मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतारे गए क्योंकि वो कातिलों की विकृति के गवाह बन गए थे। अदालत में दलील जरूर होगी कि तीनों आरोपी बेहद गरीब परिवार से आते हैं और उन परिवारों की जीविका के लिए कमाई का एकमात्र जरिया भी हैं। यह भी आर्ग्यू किया जाएगा कि ये तीनों फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स हैं, लेकिन ये ट्रिपल मर्डर इन तीनों कातिलों की जड़ता का उदाहरण है। इन तीनों ने वो जुर्म किया है जो दुनिया का सबसे संगीन जुर्म है, हत्या। तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इन पर गैर कानूनी हथियार रखने के और बलात्कार करने की कोशिश के चार्जेस भी लागू हुए हैं। तीनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।